हेलो नमस्कार, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज के जरिए हम लोग खान सर के जो पॉकेट जी के बुक है 2.0 वाला, इसको कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि पॉकेट जी के बुक को कंप्लीट रिवीजन करना, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जानकारी आप लोग को और देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोग को जरूर दूंगा, क्योंकि इस बुक के बारे में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा। तो जिनको कुछ पता नहीं है, आप लोग ध्यान से समझिए। ये इकलौता ऐसा बुक है जो आपको हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। आपको यकीन नहीं होता है तो जाइए पीछे में जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट पर, उसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, यानी बिहार दरोगा का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और उस क्वेश्चन को इस बुक से मिलाइएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना ज्यादा क्वेश्चन एक बुक से कैसे आ सकता है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि 75 से 80 क्वेश्चन जो है एक बुक से आ जाता है। कहाँ पर? तो वो भी बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन आता है, तो इस बुक को पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है आप लोग को कोई और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बुक के साथ साथ जो है आप लोग करंट अफेयर देख सकते हैं, वो जो है इनफ रहेगा आप लोग के एग्जाम के लिए। तो ये बुक का खासियत मैं आप लोग को गिना चुका हूँ। इससे ज़्यादा आप लोग को खासियत जानना होगा तो आप खान सर के जो है मौजवानी सुन सकते हैं। अदरवाइज जो है जो लोग को पता है वो सभी लोग जानते हैं इस बुक का खासियत क्या है। जिनको पता नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप रिविजन करिए, आप किसी एग्जाम को दीजिए, वहाँ पर इसका बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से जो है इतना मोटा बुक को हम लोग क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। सपोर्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से हमारा ही बेनिफिट नहीं होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी क्लास यहाँ पर लाइव आएंगे तो आप तक जो है नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब जो है आप लोग अपने के लिए जरूर कर लीजिएगा। तो ये बुक देख सकते हैं, इतना ज्यादा मोटा बुक है। तो सभी पेज को हम लोग को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर समय भी लगने वाला है। बट हम प्रयास करेंगे कि 1 से 1.5 महीना में जो है ये बुक का कंप्लीट रिवीजन करा दें। हो सकता है कि हम लोग जो है 2 आदमी मिलकर इस बुक को कंप्लीट कराएंगे। तो जिस प्रकार से मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगा, उससे भी अच्छा जो है एक और मैम है वो आपको रिवीजन कराएंगे। तो मैं और एक और जो है मैम है, दोनों आदमी मिलकर हम इस बुक को जो है कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम एग्जाम में क्या हो गया है कि पॉलिटी से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या लोग करते हैं कि हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलती करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। यदि हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाते हैं तो उसमें ही अपना जो है मन क्या कर देंगे, खो देंगे। यानी कहने का मतलब कि आप निराश हो जाएंगे। यानी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे कितना ज्यादा हम लोग को पढ़ना होगा। बट यहीं पर हम लोग हिस्ट्री ना स्टार्ट करके भारतीय संविधान यानी पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मन लगने वाला है, ऐसा ये सब्जेक्ट है। तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग ऐसा सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो आपको मन लगे और अपने तरफ जो है अट्रैक्टिव करे, यानी जीएस से आपको दूर ना भगाए, जीएस के करीब ले जाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत का संविधान। तो भारत का संविधान हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा भारत का संविधान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इस बुक में जो हमको सबसे अच्छा लगा, यही लगा कि सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पर पूरा चार्ट के माध्यम से समझा दिया गया है कि कौन एक्ट जो है किस कब आया था, यानी एक सीक्वेंस में लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा जब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है शासन होने लगा, तब का जो है शासन इधर लिखा गया है, और कंपनी जो शासन कर रही थी वो इधर लिखा गया है। यानी कंपनी का जब शासन चल रहा था उस समय कौन कौन सा एक्ट आया था, कौन कौन अधिनियम आया था, और जब ब्रिटिश ताज का शासन जब चलने लगा भारत पर, तो उस समय जो है कौन कौन एक्ट आया था, कौन कौन कमीशन आया था, कौन कौन अधिनियम आया था। सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे पूरा चार्ट के माध्यम से, और फिर जो है हम लोग आगे डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट जो है होल्ड करिएगा, 1 मिनट जो है रुक जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को अच्छे तरह से और समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत में संवैधानिक विकास। तो भारत में जो है संवैधानिक विकास यानी संविधान का विकास जो है भारत में कैसे हुआ।
तो इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे, यानी संविधान पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर संविधान का विकास यानी संविधान का बाद उठा कहाँ से, संविधान का बाद जो है किस प्रकार से लोगों ने सोचा भारत के, और बाद में चलकर किस प्रकार से संविधान गठन हुआ और किस प्रकार से संविधान लागू होता है भारत में, ये सभी पॉइंट हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हो जाता है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, यानी 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक किसका शासन चलता है, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद जो है यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो जाता है, यानी डायरेक्ट जो है शासन जो चला जाता है किसके हाथ में चला जाता है, तो ब्रिटिश ताज के शासन चला जाता है, यानी डायरेक्ट जो है राजा शासन करने लगते हैं भारत पर। पहले कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था। वहीं बतलाया गया है, इसका टाइम पीरियड लिखा गया है और उसका भी टाइम पीरियड लिखा गया है। तो इस समय जो है कौन कौन सा एक्ट आया था आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस समय एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद जो है संशोधन अधिनियम आया था, यानी इसी एक्ट को संशोधन करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1781 ईस्वी में। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया जो है अधिनियम 1984 ईस्वी में 1784 ईस्वी में आता है। संशोधन अधिनियम जो है 1786 ईस्वी में। चार्टर एक्ट जो है 1793 ईस्वी में आता है। चार्टर एक्ट जो है 1813 ईस्वी में आता है। उसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा चार्टर एक्ट फिर से जो है आता है, यानी अधिनियम आता है इसमें 1833 ईस्वी में। फिर चार्टर एक्ट में कुछ जोड़ा जाता है 1853 ईस्वी में। इस प्रकार से जो है एक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो सभी एक्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग केवल एक्ट को देख लेते हैं एक नज़र से। उसके बाद जो है 1757 के क्रांति 1857 के क्रांति के बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है राजा के हाथ में चला गया, यानी रानी के हाथ में ताज चला गया था भारत का। यहाँ पर कौन कौन सा एक्ट लाया गया था उस समय, तो भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1858 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था 1861 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था 1892 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में। भारतीय शासन अधिनियम आया था 1919 ईस्वी में। उसके बाद जो है साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट कब आया था। तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में आया था। यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया था, ये सभी लोग जानते हैं। राजा गोपालाचार्य फार्मूला जो है ये 1944 ईस्वी में आया था। वेवेल योजना जो है 1945 ईस्वी में आता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आता है। माउंट बेटन योजना जो है 1947 ईस्वी में आता है। बाल्कन प्लान जो है 1947 ईस्वी में आता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है। ये पूरा जो है एक्ट आता है जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है भारत पर, तब तक जो है एक कोई ना कोई एक्ट आ रहा था जिसके जरिए जो है हमारे देश को चलाया जा रहा था, यानी हमारे देश पर शासन किया जा रहा था। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, यानी देखकर एक आप लोग को रोड मैप सेट हो गया होगा कि हम लोग को अभी पढ़ना क्या है। यानी संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर संविधान का बात कहाँ से उठा, संविधान मांग जो है किस प्रकार से इंडियन जो है पीपल में जो है आया, यानी उनके दिमाग में किस तरह से बात ये घुसा कि हम लोग का भी एक संविधान होगा और हम लोग स्वतंत्र होंगे, यानी अपना जो है हम लोग भारत जो देश है हम लोग अपना देश अपने से चलाएंगे, यानी अपने इच्छा अनुसार चलाएंगे। इसका संविधान हम खुद लिखेंगे, हमारे देश का संविधान जो है ब्रिटिश नहीं लिखेगा। कहने का मतलब ये था। तो चलिए क्या क्या आगे होता है हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पर बुक में भी बतलाया गया है। देखिए क्या होता है, बुक में उतना जो है अच्छा से आप लोग को समझ में नहीं आता है। बुक में डायरेक्ट लिखा जाता है, समझाने के लिए जो है एक गाइडर आप लोग को मिल जाते हैं तो वो अच्छा हो रहता है। इसीलिए जो है आप लोग पैसा दे देकर जो है एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को जो ज्ञान है हमारे पास, मैं सोचता हूँ कि आपको भी थोड़ा बहुत बतला दे, जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ समझ में आ जाता है तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। क्या होता है कि सामने लाइट है, यहाँ से दिखाई नहीं देता है। यहाँ से दिखते हैं तो डायरेक्ट जो है उजला दिखाई देता है, लाइट चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ से दिखाई नहीं देता है। बार बार हमको ऐसे करके दिखना पड़ता है। मैं जो उसको एडजस्ट करवाऊंगा जल्दी ही। यहाँ पर देखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं यहाँ पर।
तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट अभी याद रखिएगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। यानी गवर्नर से हटाकर गवर्नर जनरल कब कर दिया गया, तो आप लोग क्या कहिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब किया गया, तो आप लोग कहिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर इसके साथ साथ आप लोगों से पूछ लेगा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल कब किया गया, तो आप लोग कहिएगा 1773 में किया गया था। उस समय जो है किसको बनाया गया था, तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहाँ का, तो बंगाल का। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है मान्यता मिली। तो पहली बार जो है कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता कब मिला, तो आप लोग कहिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मिला था। उसके बाद कहा गया है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी थी इसी एक्ट के तहत। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत, तो आप लोग कहिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब, तो 1773 ईस्वी में। न्यायाधीश एलिजा इम्फे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। उस समय जो है जो यहाँ पर स्थापना किया गया उच्चतम न्यायालय का, तो उस समय जो पहला यहाँ पर न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आप लोग कहिएगा एलिजा इन्फे जो है बने थे। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया 3 अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर थे, जिनका नाम आप लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद बताया गया है अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया इस एक्ट के माध्यम से। यानी यहाँ पर जो भी कमीशन, जो भी उपहार के रूप में ले रहे थे, उस पर पूरा तरह से बैन लगाया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आई होप कि ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये आप लोग को पूरा जो है समझ में आ चुका है। इसमें जो है क्या क्या बात आप लोग को याद रखना है। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से भी संबंधित है और आप लोग को पॉलिटी से भी संबंधित है। यानी अभी हम लोग पॉलिटी के क्लास में है और क्या पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमको ज्ञात होगा कि हमारे देश का संविधान का नींव आखिर किस प्रकार से पड़ा। तो ये यहाँ से ही क्या होता है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा रिलेट कर हम लोग अपने संविधान का मांग कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट क्या देखने वाले हैं। अगला क्या है, तो यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये कब आता है, 1781 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जो है जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा यार, दिखाई नहीं दे रहा है चमकने की वजह से। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। चलिए कल एडजस्ट कर देंगे इसको, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, बार बार हमको यहाँ पर आना पड़ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, कहा गया है इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार जो है प्राप्त हो गया। तो किस एक्ट के तहत, तो आप लोग कहिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट एक्ट 1781 के तहत यहाँ पर क्या कहा गया है, तो कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भी लिए जो है विधि बनाने का, यानी विधि कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। यानी बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है अधिनियम विधि बनाने का अधिकार किसके हाथों में चला जाता है, तो कलकत्ता द्वारा किया जाता है, कलकत्ता के हाथों में चला जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद कहा गया है इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। तो इस एक्ट के द्वारा, यानी इस एक्ट के द्वारा तो क्या किया गया, राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। अब आइए हम लोग अगला एक्ट देख लेते हैं। अगला एक्ट है 1784 वाला, कौन सा, तो पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा,
इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को किसके तरफ लाना? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसका मेन जो है उद्देश्य याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट आता है गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ये यहीं पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि सदस्यों की संख्या जो है 4 से 3 कब किया गया था। तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप लोग 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसको जो है एक बार अपने से रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि आपको याद ही करना पड़ता है। इतना ज़्यादा पॉइंट हो जाता है इधर याद करने के लिए कि सभी लोग जो है कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हम आखिर करें तो कौन याद करें। सभी याद करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लिखा गया है। एक एक से देखिएगा तो पूरा जो है आपका पन्ना भर जाएगा, इतना जो है बात जोड़ा गया है। बट जो महत्वपूर्ण है वही जो है यहाँ पर लिखा गया है, तभी ये बुक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, उसी एक्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं, वही एक्ट है शायद, हाँ वही एक्ट है, उसी में हम लोग देखेंगे क्या कौन सा एक्ट था। तो पिट्स इंडिया एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गया, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं दो यहाँ पर जो है नियंत्रण हुआ था। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? दोहरे शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप लोग कहिएगा, आप लोग क्या कहिएगा? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दोहरे शासन का जो है प्रारंभ हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, क्या यही एक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग है? एक मिनट रुकिएगा, हम लोग को जहाँ तक याद है, हाँ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है। चलिए ठीक है, डाउट लग रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट में ही ये बात को जोड़ा गया था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि सबसे वीवीआई जो क्वेश्चन है ये वाला है। क्या है? तो दोहरे शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1784 में। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद क्या? तो जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामले कहाँ पर चला गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो है सम्राट के नियंत्रण में चला गया। जबकि व्यापारिक जो मामला था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पर राजनीतिक जुड़ेगा वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी राजनीतिक लोग क्या करते हैं? सभी पढ़े लिखे आईएएस को कंट्रोल करते हैं, यानी अपने खुद क्या रहेंगे? अंगूठा छाप रहेंगे, और पढ़े लिखे उनके आगे पीछे क्या करेंगे? तो घूमेंगे। तो इसी से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। तो राजनीतिक यानी कंट्रोल करेगा सब, जितना भी अनपढ़ नेता है, किसको? तो पढ़े लिखे अधिकारियों को। और यहाँ पर व्यापारिक मामले, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी व्यापार चलाने के लिए एक डायरेक्टर होना चाहिए, यानी गाइडर होना चाहिए। वो बतलाएगा कि किस प्रकार से व्यापार को हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं। तो व्यापारिक मामले डायरेक्टर, आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसे ही याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं 1793 का चार्टर एक्ट को देखते हैं। तो 1773 के चार्टर एक्ट को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इधर से हो जाता हूँ, पढ़ाना नहीं बन रहा है इधर से, क्योंकि बार बार हम लोग को झांकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा जो क्लियर लुक नहीं रहा है। यहाँ से देखेंगे तो उधर से उधर का लाइट ठीक है, इधर जो सटाक लगा दिया है और स्टूडियो सेटअप नहीं करने आया है। इन सभी को केवल पैसा भंजा देता है। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है। तो 1773 के जो चार्टर एक्ट है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 1793 के जो चार्टर एक्ट है, इसमें एक ही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है? तो इस एक्ट के माध्यम से EIC यानी इलेक्शन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इलेक्शन नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है,
इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1773 के जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है, इसमें आप लोग एक ही पॉइंट याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसके व्यापारिक का एकाधिकार जो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में। तो स्थानीय जो है स्वायत्तशासी संस्थाओं को कारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। अगला पॉइंट देखिएगा, कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। तो ये बात याद रखिएगा, जो कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि व्यापार तथा चीन के साथ जो है, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ जो है व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी बना रहा था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई थी इसी एक्ट के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी उपबंध कराया गया था। अब आ जाते हैं हम लोग अगला एक्ट 1833 का अधिनियम को देख लेते हैं। तो 1833 का अधिनियम आप लोग याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। तो पूरे देश का बजट एक ही गवर्नर जनरल तैयार करेगा। इसका जो है एकाधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1833 के एक्ट के तहत। अगला एक्ट देखिएगा, अगला एक्ट जो है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1873 में किया गया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगले पॉइंट क्या है, नियामक जो है कानून के स्थान पर अधिनियम यानी एक्ट शब्द का प्रयोग होने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको जो है अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी एक राज्य का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे देश के जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? तो आप लोग कहिएगा 1833 के अधिनियम के तहत। और फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अटकाता कैसे है, यहाँ पर पूछ लेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल का है या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का है, दोनों सेम बात हो जाएगा। यानी यहाँ से बढ़कर अब भारत बंगाल के गवर्नर जनरल जो था अब बंगाल पर ही शासन नहीं करेगा, पूरे भारत भर के लिए जो है निर्णय लेगा। तो ये जो है पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा भारत के लिए? तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो आप लोग 1853 के अधिनियम के तहत पहली बार विधि कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ भी इसी अधिनियम के तहत किया गया और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था। ये क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों से पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए ऐसे जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तभी जो है यहाँ पर लिखा गया है। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं हर एक एक्ट में बहुत ऐसा बात है जो यहाँ पर नहीं बतलाया गया है, जो महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर बतलाया गया है। 1858 का भारत शासन जो अधिनियम था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन जो व्यवस्था था, देखिए वहाँ पर 1784 के पिट्स इंडिया जो एक्ट था वहाँ पर दोहरी जो है दोहरी शासन का जो है लागू किया गया था, बट यहाँ पर जो लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। कब? तो 1858 ईस्वी में। 1784 में दोहरी शासन प्रणाली लागू होता है और 1858 ईस्वी में समाप्त हो जाता है।
उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। तो यही बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो बिजनेस करेगा, जो डायरेक्टर होगा वो जो है कंट्रोल करेगा बिजनेस को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक मामले को देखभाल करने के लिए उसके हाथों में दे दिया गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल कौन करेगा? नेता करेगा। यहाँ हम भी गड़बड़ा गए हैं। कंट्रोल कौन करेगा? नेता करेगा। और डायरेक्टर क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। यहाँ पर बताया गया भारत में कंपनी का शासन समाप्त, भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, यानी जो गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय कहा जाने लगा। किसके तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत। यहाँ पर आगे है, यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1860 में पहली बार जेम्स विलियम्स के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इसको याद रखिएगा। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला जो एक्ट आता है, अगला जो अधिनियम आता है यहाँ पर, इसका पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि टेलीग्राम हमारा चैनल एक बार डिलीट हो गया था। वहाँ पर हम लोग तकरीबन जो है 12-13 हज़ार फैमिली थे और डिलीट कर दिया, हमको ही डिलीट कर दिया, यानी हम ही उसमें नहीं थे। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हम ही जब नहीं रहेंगे और वो ग्रुप जो था केवल हम ही मैसेज वहाँ पर सेंड कर रहे थे, तो वहाँ पर अब अपडेट किस प्रकार से जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो है विश्वास टेलीग्राम चैनल से उठ हो गया। हम जो है किसी और तरीके से आपको पीडीएफ प्रदान कर देंगे। हमारा जो है एप्लीकेशन है वहाँ पर मैं दे दूंगा, एप्लीकेशन से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एचपी सर का एप्लीकेशन है, जाकर सर्च मारिएगा प्ले स्टोर पर तो आ जाएगा। वहाँ पर जो खान सर पॉकेट जी के बुक रिवीजन वाला फोल्डर दिखाई देगा, जो कोर्स दिखाई देगा, उसमें आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये पॉइंट याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर पोस्ट करके घेरा हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कहा गया? इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। अब लोग पूछ लेता है मंत्रिमंडलीय जो है व्यवस्था का जब लागू हुआ उस समय जो है यहाँ का जो है वायसराय कौन था? तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड कैनिंग था। इसके द्वारा जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को लागू किया गया था। वायसराय को जो संकटकालीन अवस्था में जो विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जिस प्रकार से हमारे जो है देश का संविधान है उसमें जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास है, वही बात जो है यहाँ पर बताया गया है। यानी यहीं से जो है हम लोग बहुत ऐसा एक्ट है जहाँ से हम लोग अपने भारत के संविधान में बहुत सारा बात को जोड़े हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान तब हम लोग को पता चल जाएगा। अभी हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, संविधान का नींव कैसे पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का नीति आरंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। 1865 का अधिनियम, इसके तहत हम लोग देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो विधायी अधिकारों यानी शक्तियों में वृद्धि की गई। इससे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा जो है नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया गया। उसके बाद 1873 का हम लोग एक्ट देख लेते हैं। तो 1873 का हम लोग अधिनियम देख लेते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, नोट में करके लिखा गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 1869 का अधिनियम के बारे में। तो 1869 के जो अधिनियम है इसमें आप लोग 1-2 पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया।
यानी जो भारत से बाहर रह रहे थे, विदेश में रह रहे थे पढ़ाई करने के लिए या किसी किसी और कारण से विदेश रह रहे थे, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था गवर्नर जनरल को। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को याद हो गया होगा। अगला जो अधिनियम आता है 1800 जो है 76 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी एक पॉइंट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो सम्राज्ञी घोषित कब किया गया था, तो आप लोग को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम को हम लोग देख लेते हैं। साथियों मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझ लूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे। बोर क्यों हो रहे हैं मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि शुरू में ही मैं बतलाया हूँ कि हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का मन उड़ जाएगा और आप सोचेंगे कि हम जीएस पढ़ेंगे ही नहीं, जीएस के स्थान पर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो साथियों ये भी हकीकत है, 100% हकीकत है कि बिना जीएस के आप एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन बुझा रहा है तो 1 सेकंड में बन जाएगा और नहीं बुझा रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट मैथ रीजनिंग में ये अप्लाई नहीं होता है। ये आपको नहीं आपको आ रहा है और जो है वहाँ पर टाइम टेकन भी क्वेश्चन हो जाता है, यानी आते हुए क्वेश्चन को भी मैथ रीजनिंग में छोड़ना पड़ता है और यहाँ पर तुक्का भी चल जाता है और सही भी हो जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा पार्ट है कि हर स्टूडेंट को पढ़ना होगा और इसी से सभी लोग भागते हैं क्योंकि यहाँ समुंदर की तरह है, जीएस जो है समुंदर की तरह है, जितना पढ़िएगा उतना कम ही पढ़ेगा। चलिए हम लोग खैर पहले भी सूचित कर दिया हूँ कि इसीलिए जो है हम लोग हिस्ट्री नहीं स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, तब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उसको सबसे पहले रखेंगे। हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका एग्जाम हाल ही फिलहाल में है, उन सभी को बेनिफिट हो जाएगा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में यहाँ पर 2-4 पॉइंट आप लोग पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ, बस आधा मिनट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये बात याद रखिएगा। सॉरी, अनुमति दी गई थी, नहीं दी गई थी, नहीं दी गई थी, यानी बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था इस एक्ट के तहत। केंद्रीय परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। तो केंद्रीय जो विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या जहाँ 16 थे उसको बढ़ाकर अब कितना क्या कर दिया गया था, तो 60 कर दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, या मार्ले जो है मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मार्ले कौन थे, तो मार्ले जो थे ये सचिव बनकर आए थे और मिंटो जो था ये जो है क्या बनकर आया था, तो वायसराय था उस समय। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज्य करो के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो अधिनियम था कौन, तो मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। जो भारत परिषद अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। यानी दोनों बात को आप लोगों को घुमा फिरा कर पूछेगा, आप लोगों को भारत परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो अधिनियम जो है दोनों एक ही है। आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्ले जो है किस पद पर आया था, तो आप लोगों को सचिव के पद पर आया था और मिंटो वायसराय के पद पर आया था।
यहाँ पर बताया गया है, यह अधिनियम जो है फूट डालो और राज्य करो के सिद्धांत पर आधारित था। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार इसी एक्ट के तहत दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति किया गया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय, एक केसी गुप्ता और दूसरा जो है सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति की गई। यही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र का भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कोई था तो वो यही था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग को याद करना होगा। यहाँ पर नोट है, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का जो है स्पष्ट प्रयोग किया गया था। नोट में देखिएगा, कहा गया इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय के पद पर चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन यानी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना था की स्थापना किया गया था। ये करना था, सॉरी किया नहीं गया था, करना था। इसका उद्देश्य जो था भारतीय की भागीदारी को बढ़ावा देना था और इसका जो है स्थापना करना था इस अधिनियम के तहत। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की जो है स्थापना की गई थी। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और देख लेते हैं। जितना एक्ट है हम सभी एक्ट को देखेंगे और कल से जो है हम लोग एक एक्ट के बारे में पूरा डिटेल से तो अभी बात कर रहे हैं। एक्ट के बाद जो है आगे हम लोग याद करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, संविधान स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी हम लोग याद करेंगे। आज जो है हिस्ट्री का पार्ट है, कल और पोर से भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री जैसा ही आप लोग को महसूस हो, क्योंकि हम लोग देखेंगे संविधान के मांग सबसे पहले कौन व्यक्ति किए थे और क्या क्या मांग किए थे, और संविधान को निर्माण करने में किसका कितना योगदान है, सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे कल के सेशन में। तो भी जो है हिस्ट्री टाइप का ही है, बट संविधान हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग का प्रस्तावना स्टार्ट होगा तब जो है हम लोग का संविधान मान लीजिए कि स्टार्ट हो गया है। फिर प्रस्तावना स्टार्ट होने में दो लेक्चर लग जाएगा। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्रित तथा रुकिएगा एक मिनट, इस स्टार्ट है ऊपर और अधिनियम। चलिए, इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को भी मताधिकार यानी सीमित रूप में दिया गया था, यानी कुछ ही महिलाओं को अधिकार दिया गया था। भारत सचिव का खर्च जो 1993 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब वो ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी वो काम कर रहा था ब्रिटिश के लिए, जो यहाँ पर सचिव था वो काम कर रहा था ब्रिटिश के लिए, और पैसा कहाँ से ले रहा था, तो भारत से ले रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कैसा नियम था। यहाँ पर कहा गया है लियोनेल कार्टिस को जो द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तिका डायरेक्टी में किया है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। 1919 एक्ट के तहत प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक जो है विस्तार कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी यहाँ किया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया इस एक्ट के तहत। शुरू में ही बोला हूँ, ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्ट में आप लोग को बहुत ज्यादा पॉइंट याद रखना होगा।
पहली बार समिति रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर समिति जो है मताधिकार सीमित मताधिकार पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा आधार पर सीमित अधिकार जो है प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। यहाँ पर यही बतलाया गया है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में हमारा देश का जो संविधान ये द्विसदनीय जो है क्या है तो सभा है। यहाँ पर जो है दो सदन है, कौन कौन सा, तो एक लोकसभा हो जाता है और एक राज्यसभा हो जाता है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, जबकि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। वहाँ पर जो है स्थानांतरण होता है, यानी जो पहले से जो सांसद है उनको हटाया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरे सांसद को चुन कर लाया जाएगा। किस प्रकार से चुनाव होता है उनका, क्या नहीं होता है, हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे जब उनका टॉपिक आएगा तब। तो यहाँ पर आप लोग को केवल इतना याद रखिएगा, हम जो है द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर लागू है। भारत के 6 ऐसे राज्य है जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य में भी लागू है। वहाँ पर क्या होता है तो विधानसभा और विधान परिषद हो जाता है। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन था तो यह था हस्तांतरित विषय और दूसरा जो था आरक्षित विषय था। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्ता शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि जो है शामिल थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आरक्षित विषय में देखिएगा तो रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर एंड टैक्स डिपार्टमेंट, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, ये सब जो है कारखाने उरखाने सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा तो इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ थी। ये बात सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। यहाँ पर देखिएगा अगला जो एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये ऐसा अधिनियम है जहाँ से भारत के संविधान में बहुत ऐसे शब्द को जोड़े गए हैं, बहुत ऐसे प्रावधान को जोड़े गए हैं। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम में जो बात है वो हमारे देश के संविधान में भी देखने को मिलता है। प्रांतों में दैव शासन समाप्त कर केंद्र में दैव शासन पर जो है प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में जो है मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 एक्ट के तहत ही आप लोग याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा यानी म्यांमार का जिक्र चल रहा है, तो म्यांमार को अलग कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा यानी वर्तमान में जिसका नाम उड़ीसा है इसका निर्माण किया गया। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई, जो कि वर्तमान में भी अभी फिलहाल बना हुआ है। यानी 6 राज्य में कौन कौन सा राज्य है यहाँ पर जो है दूसरा है। यहाँ पर हम लोग 6 राज्य याद करेंगे कब, जब द्विसदनात्मक व्यवस्था का जिक्र होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार,
उसके बाद जो है तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जो है कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 4 उधर याद रखिएगा और 2 इधर 6, जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर और पॉइंट याद रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा 14 भाग 300 में इस अधिनियम यानी जो 1935 का जो अधिनियम है इसका जिक्र चल रहा है। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं और जो 10 अनुसूचियां थी, केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। यहाँ पर देखिएगा ये जो बताया गया, जिस प्रकार से हम लोग याद करते हैं हमारे देश के संविधान में टोटल जो है कितने अनुसूची है, तो आपको 12 अनुसूची है, और कितने जो है यहाँ पर कितने आर्टिकल है, तो आप लोग कहिएगा टोटल जो जोड़िएगा तो लगभग 400 प्लस हो जाता है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, यानी जिस प्रकार से वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है संख्या, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिसाइड किया गया था, यानी इतना भाग था, इतना जो है धाराएं थी, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। तो ये सभी जो है आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ पर याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला पॉइंट है संघीय सूची। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शक्तियों का विभाजन जो है 3 सूची के माध्यम से किया गया था। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा जो समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार टोटली जो है संघ का होता है, यानी केंद्र का होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार टोटली जो है राज्य का होता है, यानी राज्य सरकार को होता है। और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों का होता है हक, यानी जो समवर्ती सूची में विषय शामिल है उस पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों सहमति लेकर जो है निर्माण करते हैं, लागू करते हैं, कोई भी कानून को बनाते हैं। तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर जो चल रहा था उसमें बताया गया है कि 59 विषय था, जो संघीय सूची में, राज्य सूची में 54 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय था, जो कि वर्तमान में हम लोग याद करेंगे जो हमारे देश का संविधान है उसमें कितना कितना क्या था। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। जो मतलब जो शक्तियां बढ़ जाता है, मान लीजिए कोई विषय है जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी राज्य सूची में भी नहीं है, संघ सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, इसके अलावा कोई विषय आ जाता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून जो है गवर्नर जनरल और वायसराय मिलकर जो है बनाएंगे, यानी गवर्नर जनरल, जिसको बाद में वायसराय कहा जाने लगा, वो बनाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र कहा या दास्ता का चार्टर कहा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है। चलिए यहाँ पर जो खत्म ही हो गया है, तो थोड़ा बहुत है पॉइंट तो हम लोग देख लेते हैं, तो अभी सेशन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज जो है आप लोग को मन नहीं लग रहा होगा। मैं जानता हूँ कि हिस्ट्री ऐसा चैप्टर ही है, ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट ही है जो आपको पसंद नहीं आएगा और आप लोग भागने को सोचिएगा। तो भागने को सोचने से पहले आप लोग को ये सोचना होगा कि बिना जीएस का आप लोग का जान बचने वाला नहीं, यानी विदाउट जीएस आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते हैं। आप कहिएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं, ये नहीं है कि जीएस 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ भी आप लोग एग्जाम बैठेगा मैक्सिमम एग्जाम में जीएस उतना ही क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर आप लोग को मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। यानी हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो पीसीएस का एग्जाम है वहाँ पर जीएस का ही एग्जाम होता है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जीएस से भागकर भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अंत में जीएस के ही भरोसे चलना पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है नेहरू ने 1935 का अधिनियम को बिना ब्रेक वाले इंजन का, यानी बिना ब्रेक वाला इंजन नेहरू ने 1935 का जो अधिनियम आया था उसको कहे थे। मोहम्मद जिन्ना के द्वारा क्या कहा गया था? तो पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, यानी बिल्कुल अस्वीकृत, ये जो है इनके द्वारा कहा गया था, मोहम्मद जिन्ना द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है यह कहा गया था कि यह एक्ट जो है ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है, यानी ऊपर से जो है दिखाने में ठीक है लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। अगला हम लोग देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग का एक्ट खत्म हो जाएगा। ये जो है इसके तहत आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को जो है डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई।
वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का जो सृजन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। तो ये अधिकार दिया गया था, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा गया है, दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता थी। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को याद आया होगा। यहाँ पर स्वतंत्रता का बात चलता है, यानी हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाता है, इतना एक्ट जो है चलता है ये जब ब्रिटिश वाले हमारे देश पर कब्जा कर रहे थे। यहाँ पर कहा गया है, ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर जब तक लागू नहीं हो सका तब तक कि ये राष्ट्र जो है कानून द्वारा ऐसी ही सहमति। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कट रहा है, आपसे देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर जब तक लागू नहीं हो सकता है तब तक जो है ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसे ही सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 का अधिनियम के अनुसार चलेगा। यानी यहाँ पर ये बात बतलाया गया है, आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग कहिएगा हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था और हमारे देश का संविधान जो है 1950 में लागू हुआ। तो हमारा देश जो है चल किस प्रकार से रहा था, यानी जब संविधान ही नहीं था तो हमारा देश कैसे चल रहा था। तो यहाँ पर यही बात को बतलाया गया है कि 1935 अधिनियम के तहत ही देश को चलाया जा रहा था जब तक अपना देश जो है संविधान न बना ले। यानी संविधान बनाने के लिए 2-3 साल का समय दिया गया। यानी कहा गया कि जब तक आप लोग अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक 1935 का अधिनियम के तहत ही आपका देश चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारा देश का जो है संविधान लागू होता है 1950 ईस्वी में और उसके बाद जो है 1935 का जो अधिनियम है वो समाप्त होकर अपने देश का संविधान लागू हो जाता है पूरे भारत पर। वही बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट को आप लोगों को जो है पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉइंट है, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, आप लोग घबराइएगा मत। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 का अधिनियम के अनुसार चलेगा, ये मैं बतला दिया हूँ। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 का अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 70 देशी रियासतों से थे। विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य जो है 55 थे जो संयुक्त प्रांतों से थे, व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य जो है मैसूर से थे। कितने थे? तो 7 थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। ये भी पॉइंट आप लोग को और हाल में याद रखना है। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज जितने पॉइंट हम लोगों ने देखा, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, उसके बाद जो है सेशन को हम लोग स्टॉप करेंगे। पहले आप लोग का मैं कमेंट ले लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग का जो है कमेंट यहाँ पर आया है, मैं देख नहीं पा रहा था, पढ़ाने में बिजी था। देखिए मैं तो ऐसे टीचर मैथ रीजनिंग का बहुत बेहतरीन टीचर हूँ। आपको जब मैथ और रीजनिंग कभी पढ़ाऊंगा किसी सेशन में तब आप लोग को लगेगा कि वाकई में सर जो है मैथ और रीजनिंग दमदार तरीके से पढ़ाते हैं। अपने से बड़ाई नहीं करना चाहिए, बट
मैं इसलिए बतला दिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा जीएस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं उतना बढ़िया उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ जितना आपको करना चाहिए था हमें। तो चलिए ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर था तो थोड़ा सा जो है कम ही समय लिए हमने। चलिए अब तो ऊपर चल रहा है। तो आज फर्स्ट लेक्चर था तो आज स्टूडेंट का संख्या भी बहुत कम था, तो क्या करिए आप लोग इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए और अपने मित्रगण को बोल दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर खान सर की जो पॉकेट जी के बुक है जो 2.0 है इसको पूरा कंप्लीट रिवीजन मैं कराने वाला हूँ। आप लोग कहिएगा कि जो क्वेश्चन आप कराए हैं ये तो पॉकेट जी के 2.0 का जो है क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पर जो है पॉकेट जी का ही क्वेश्चन था, पॉकेट जी के बुक ही था, बट फर्स्ट वाला बुक था। 2 वाला जो है बुक हमारे पास जो है अवेलेबल है, बट उसका स्कैनिंग नहीं था, उसका जो पीडीएफ में नहीं तैयार किया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वाले बुक का ही मैं यहाँ पर रिवीजन आपको करा दिया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में सेम ही पॉइंट है, जहाँ तक बहुत कम ही पॉइंट जो है चेंज किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं जो लेटेस्ट न्यूज वाला पॉइंट है वही जो है चेंज किया गया है, अदरवाइज जो है दोनों बुक सेम है। जिनके पास फर्स्ट वाला बुक है और जिनके पास सेकेंड वाला बुक है, आप लोग वही बुक रखिएगा, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला है तो वो इनफ है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। बिहार के बाहर वाले जो लोग हैं वो भी बतलाएंगे, और बिहार में जो है वो बतलाएंगे कि किस जिला से आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जिला अपना लिख कर बतलाएंगे, बाकी जो है अपना राज्य शेयर कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से बतलाइए, जो लोग ऑफलाइन देखेंगे वो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। आप लोग बताइएगा कि ये सीरीज का नाम क्या दिया जाए, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं इस सीरीज का नाम क्या दिया जाए, क्योंकि उसी नाम से जो है यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा जिसमें सभी क्लास आप लोग को प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा, एक सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। तो आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा कि जो सीरीज हमने चालू किया है उस सीरीज का नाम क्या दिया जाए, उड़ान सीरीज, रफ्तार सीरीज, या क्या नाम दिया जाए, आप सभी लोग बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए जितना मैं रिवीजन कराया हूँ उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। आज का जो लेक्चर था इसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का आपको महसूस हुआ होगा, बट हम लोग जैसे ही प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप लोग को नहीं लगेगा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि क्या जो है संविधान सर पढ़ाते हैं। बुक का भी रिविजन हो गया और हमको अलग से भी ज्ञान मिल गया। तो संविधान तो सभी लोगों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संविधान नहीं पढ़ते हैं तो आपको आपके अधिकार के बारे में पता नहीं चलेगा कि आपके पास जो है क्या क्या अधिकार प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा संविधान के माध्यम से। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग आगे सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।